गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर है वह डे 2 लेक्चर होने वाला है और आज का लेक्चर चैप्टर 1 फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से रिलेटेड होने वाला है। जिस तरह डे 1 के लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किए थे, जिसको आपने समझा भी था, शायद पढ़ा होगा तो जरूर समझा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा था आपने तो डे 1 लेक्चर जरूर देख लीजिएगा और उसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, डे 1 के लेक्चर की तरह आज भी हम नए नए टॉपिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, थोड़ा सा मेहनत आप करो, थोड़ा सा मेहनत हम करते हैं। आप अपना पढ़ने वाला जो काम है उसमें ईमानदारी दिखाइए, उसमें ऑनेस्टी दिखाइए, और हम अपने पढ़ाने वाले जो काम है, मेरा जो काम है पढ़ाने वाला, उसमें ऑनेस्टी दिखाते हैं। और हम दोनों के सहयोग से आपका फिजिक्स जरूर अच्छा हो जाएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और इन केस कि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, उससे रिलेटेड हम फिर से लेक्चर अपलोड करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेहनत करो, हम मेहनत करते हैं, आप ईमानदारी दिखाओ, हम भी ईमानदारी दिखाते हैं, और निश्चित रूप से फिजिक्स आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डे 2 लेक्चर को। बच्चों, जिस तरह डे 1 का जो लेक्चर था वो स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिसिटी से, फिर उसके टाइप को पढ़ा गया था, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक उसी तरह जो डे 2 का लेक्चर होने वाला है वह इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट होने वाला है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बाबू? ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा टर्म है कि आपको 12th के टोटल फिजिक्स फिजिक्स के हर एक चैप्टर में शायद इसका जरूरत पड़ेगा, मैक्सिमम चैप्टर में इसके जरूरत पड़ेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना सब। तो इलेक्ट्रिक चार्ज समझने के पहले कुछ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे हमने कैल्शियम पर +2 चार्ज लिख दिया, होता है सोडियम पर +1 चार्ज लिख दिया हमने, और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज लिख दिया आपने। अब सोचो कि कैल्शियम पर +2, सोडियम पर +1 और ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, यह इन तीनों एलिमेंट का नेचुरल प्रॉपर्टी है या हमने जबरदस्ती जो मन में आया सो हमने लिख दिया? आंसर आपको मिला होगा कि कैल्शियम पर +2 चार्ज होना, सोडियम का +1 चार्ज होना और ऑक्सीजन का -2 चार्ज होना, यानी कि ऑक्सीजन का निगेटिव होना और सोडियम और कैल्शियम का पॉजिटिव होना, यह इसका नेचुरल प्रॉपर्टी है। सो ठीक है ना। तो और आपको पता है कि नेचुरल प्रॉपर्टी को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसके चार्ज को भी हम चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करते हैं तो इसके प्रॉपर्टी बदल जाएंगे, एलिमेंट भी बदल जाएगा, शायद बदल जाएंगे, दूसरे एलिमेंट जैसा ही अपना प्रॉपर्टी दिखाने लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब एक चीज सोचने वाली बात है, यहां पर सोचना है कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। तो बाबू, सबसे पहला तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर या सब्सटेंस का वह नेचुरल प्रॉपर्टी होता है जो सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक फोर्स तथा उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज से किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स दोनों तथा उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which gives rise the electrical or magnetic forces or their effect is called as electric charge। उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। समझ में आई बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या क्रिएट कर सकता है, क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है? तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है, या ये दोनों फोर्स को क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर इसके इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। अब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में थोड़ा सा देखें हम कि यहां पर लिखा हुआ है द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज चार्ज। अब इस चीज को समझते हैं। ये कैल्शियम पर +2 चार्ज है ना, कैल्शियम पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। यानी कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है, इसलिए इस पर +2 चार्ज बन गए हैं। वहीं ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होने का मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जब गेन करे तो उस पर निगेटिव चार्ज बनता है, और जब लॉस करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनते हैं।
तो याद रखिएगा कि जो एलिमेंट लॉस करे उस पर पॉजिटिव चार्ज और जो गेन करता है उस पर क्या बनता है, निगेटिव चार्ज बनता है। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया है द लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज चार्ज। इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना या इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाना क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या है, एक प्रकार के चार्ज है ना, ठीक है ना। तो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज चार्ज, उसको क्या कहेंगे हम, चार्ज कहेंगे बाबू। क्लियर हुआ, इसको थोड़ा और समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना, कि क्या होता है। सो एक चीज समझिए यहां पर, इसको बाद में समझेंगे मोर अबाउट के बारे में। थोड़ा सा एक चीज समझिए कि चार्ज निकालने का एक ट्रिक हम बता दें आपको, कि पॉजिटिव निगेटिव समझने का एक ट्रिक बता दें आपको। देखिए समझिएगा, सपोज कीजिए कि आपको सोडियम का चार्ज निकालना है, यानी कि सोडियम पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। आपको पता करने हैं कि +1 आया कहां से, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर लिखिए, कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका इलेक्ट्रॉन भी उसमें उतना ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए। अच्छा, सोडियम का जो एटम होगा, अंदर न्यूक्लियस होंगे और उसके आसपास क्या होंगे, ऑर्बिट होंगे ना। ये हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ये अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और बाहर क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं इसमें। अब एक सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं, ये जो है इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्बिट, इसको कहा जाता है सेकंड ऑर्बिट, इसको कहेंगे थर्ड ऑर्बिट, उसके बाद वाले को फोर्थ ऑर्बिट कहेंगे। तो ये ट्रिक के लिए बाबू ये सब जगह लागू नहीं होता है, बहुत कम जगह लागू होता है, लेकिन मैक्सिमम काम चल जाएगा 1 से 20 तक में, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक में इसका काम चल जाएगा। देखिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, छोटा है, ऑर्बिट मींस क्या है, एक स्पेस, एक घर जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक पाथ, ठीक है ना। इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हैं। सेकंड में ये ट्रिक है, ये कंफर्म नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ट्रिक बता रहे हैं। दूसरे में 8 बैठा दो, उसके बाद जितने ऑर्बिट हैं सब में 8-8 बैठाते चलो, चार्ज निकल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन से कैल्शियम तक ही काम आएगा। जैसे सोडियम का निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं, 11। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने बैठ सकते हैं, 2 हमने बैठा दिया, तो 11 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 9 बच गया। सेकंड में कितने बैठाने हैं, 8 बैठाने हैं, तो 8 हमने बैठा दिया। अब 9 में से 8 चला गया, कितना बच गया, 1 बच गया। लास्ट वाले में होने कितने चाहिए थे, 8, हमारे पास कितना बचा हुआ है, 1, आपने 1 बैठा दिया। अब आपको 2 चीजें सोचनी है, जो बाहर वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये सोच के रखिएगा। कोई भी ऑर्बिट होगा फर्स्ट वाले को छोड़ के, सेकंड के बाद, मतलब सेकंड और सेकंड के बाद या तो 8 होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। अब इसको देखिए, 1 को अगर आप कहें कि हमको 8 बनाना है, तो 1 को 8 बनाने के लिए किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और 1 को 0 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देना होगा। अब 7 और 1 में आसान कौन है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के बदले में, क्योंकि 7 नंबर ज्यादा है ना, तो ज्यादा नंबर टेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा या फिर ज्यादा मेहनत होगी या ज्यादा दिक्कत होगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है। तो सोडियम ने कितना लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो कितना हो गया, 280 हो गया। अब सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन हटाया था, 1, इसलिए सोडियम पर +1 चार्ज हो गया। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर हम एल्युमिनियम की बातें करें, बाबू देखिएगा, अगर हम एल्युमिनियम की थोड़ी सी बातें करें, तो एल्युमिनियम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। फर्स्ट में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 13 में से 2 चला गया, 11। सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 8 चला गया, कितना बच गया, 3 बच गया, लास्ट में 3। इसमें होने कितने चाहिए थे, थर्ड में 8 होना चाहिए था ना, या फिर 0 होना चाहिए था। तो 8 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, और 0 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। अब दोनों में आसान कौन है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और जब लॉस करे तो उस पर प्लस चार्ज बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3, तो इसलिए +3 चार्ज हो गया। अच्छा, अब अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, ये तो हो गया पॉजिटिव एलिमेंट की बात, अब थोड़ा ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8 नंबर पे होता है ना, तो फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 8 में से 2 चला गया, कितना बच गया, 6 बच गया। सेकंड में कितने डालने हैं, 8, हमारे पास कितना है, सिर्फ 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए।
अब इसको या तो 8 बनाना है या फिर 0 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, या फिर 0 बनाने के लिए किसी को ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आसान कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना, और लेने का मतलब निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पे -2 चार्ज हो गया। अच्छा, आर्गन क्या, एक बात सुनो, आर्गन कितने नंबर पे? 18 नंबर पे होता है। तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो 18 में से 2 चला गया, 16 हो गया। सेकंड में तो 8 डालने हैं, तो 16 में से 8 चला गया, कितना बच गया? 8। थर्ड में कितने डालने थे? 8। हमारे पास कितने हैं? 8, हमने डाल दिया। अब 8 को हमने बोला था कि लास्ट वाले को या तो 8 बनाने हैं या फिर 0 बनाने हैं, तो ऑलरेडी तो 8 बना हुआ है, यानी कि आर्गन पर 0 चार्ज होता है, क्योंकि इस पे नो लॉस और नो गेन होते हैं। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। उसी तरह नियोन का भी हो सकता है। हर एक एलिमेंट का 1 to 20 के बीच में लगभग एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? सब नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, बस जो था उसको खोज करके सामने ला दिया। नेचुरल चीजें वही होती है ना, कि हमने कोई चीज नेचर में पाया जा रहा था, हमें नहीं पता था, उसको खोजा, आपके सामने रख दिया। तो ऐसा नहीं कि उसको हमने बनाया, बस खोज के आपके सामने रख दिया। तो ये सब नेचुरल प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को बाबू Q या स्मॉल q, कैपिटल Q या स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन लेस होता है। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज सोडियम पर क्या था? प्लस था ना। अच्छा, ऑक्सीजन पर क्या था? माइनस था ना। और आर्गन पे क्या था? 0 था। यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना बाबू, इसे मिटा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए तो उस पर निगेटिव चार्ज बनता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाए तो उसमें 0 चार्ज बनते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रेटर प्रोटॉन से निगेटिव, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन 0। और इसी 0 वाले टर्म को न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। जब किसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाए तो फिजिक्स के लैंग्वेज में उसे न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है या अनचार्ज्ड बॉडी कहा जाता है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना। तब पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। क्लियर? बढ़े आगे हम लोग, कोई छूट नहीं रहा है ना? नहीं, क्यों हो गया? हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो उस पर निगेटिव चार्ज बनेगा, और इस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक होगा। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो जाए तो उस पर, यानी कि जब नो लॉस नो गेन हो, नो लॉस और नो गेन हो, तो उस पर क्या बनते हैं? 0 चार्ज बनते हैं, और वह न्यूट्रल बॉडी होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और इसी में था, क्या था? लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए लूज होने का मतलब पॉजिटिव और गेन होने का मतलब निगेटिव। तो लूज होना किसका? इलेक्ट्रॉन का, या गेन होना इलेक्ट्रॉन का, क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बाबू फिजिक्स में एक चीज बड़ा मतलब कि कॉमन चीज है कि कोई भी क्वांटिटी पढ़ो उसका यूनिट पढ़ो, और एक ही यूनिट नहीं पढ़ने हैं, उसके कम से कम 2 यूनिट पढ़ो, सीजीएस और एसआई यूनिट। ठीक है ना। 2 यूनिट पढ़े जाते हैं कम से कम, एक होता है एसआई यूनिट और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस क्या होता है बताएंगे आपको हम, एसआई यूनिट और सीजीएस, और साथ में एक टर्म और पढ़ने होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, और एग्जाम में आता भी है डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड में तो जरूर आता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एसआई यूनिट। देखिए बाबू, चार्ज का एसआई यूनिट मतलब चार्ज के एसआई यूनिट को सबसे पहले, यानी कैसे कहो, चार्ज के एसआई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब के द्वारा, और इनका लास्ट नाम क्या है? कूलम्ब है ना। तो इनके नाम को याद रखने के लिए
इन्होंने अपने नाम को ही चार्ज का ऐसा यूनिट बना दिया। जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन ने जानबूझ के फोर्स का यूनिट न्यूटन रख दिया ताकि जहां पर भी फोर्स पढ़ा जाएगा न्यूटन को याद रखा जाएगा। तभी तो 400 सालों से उनको याद करके रखा गया है। तो लेकिन कूलम वैसे नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे स्मॉल में, और जब सिंगल में डिनोट करना हो तो कैपिटल सी लिखते हैं। सो लिखा भी है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, और कूलम्ब को डिनोट करते हैं सी से। सी ही नहीं होता है इसमें, और देखिए एक 10th क्लास की बातें याद करते हैं। सो उम्मीद है आपको याद होगा। देखिएगा फॉर्मूला एक उठाते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। याद है ना, 10th क्लास की बातें याद है ना, कोई बात नहीं है, 3rd चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे हम लोग। यहां से Q निकालिए, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q फॉर चार्ज, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट और T फॉर टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, बताओ बताओ। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट मिनट नहीं, सेकंड होता है। तो इसको लिख देंगे एम्पियर सेकंड। और बाबू यही एम्पियर सेकंड जो होता है वह कूलम्ब के बराबर होता है, यानी कि कूलम्ब के बदले में आप एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। यानी कि जब 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा हो, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बनेंगे, यानी कि जो चार्ज डेवलप होगा वह 1 कूलम्ब के बराबर होगा। फिर से 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकंड तक फ्लो हो रहा हो, तो जो चार्ज डेवलप होंगे वह 1 कूलम्ब के बराबर वाला चार्ज डेवलप होगा। बाबू जितनी चीजें मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक को डील में कर रहा हूं, कोशिश कर रहे हैं कि आपका डाउट ना हो, ठीक है ना। आप पढ़ें, हर एक छोटे छोटे टर्म को पढ़ें, ठीक है ना, तभी कुछ हो सकता है। और कुछ लोगों की बातों में मत आइएगा बाबू, कुछ छपरी टाइप के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये बात दिमाग से निकाल देना, पढ़ने से ही सब चीज होता है, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। और जो छपरी टाइप के लोग हैं वो पूरी दुनिया में कितने हैं, 1% भी नहीं है। और आप सोचो कि आप कहां होगे, तब बिना पढ़े हुए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, याद रखिएगा। और मेरा बात मान लीजिएगा, ठीक है, सुनिएगा, क्योंकि हम जैसे टीचर का बात कोई सुनता नहीं है, यानी कि हम जैसे टीचर का कोई बात मानता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम जैसे टीचर की बात का बुरा सब कोई मान लेता है, ठीक है ना। हम जैसे टीचर की बात को जल्दी कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब हम लोग कुछ बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। जैसे आपको बोल देंगे कि पढ़ो, तो आपके मन में बार बार इरिटेशन पैदा होगा, कह रहे हमेशा बोलते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसके बाद से क्या होगा, हमारे प्रति आपके मन में नफरत होने लग जाएगा। बता रहा हूं अच्छी बात है, मैं आपको अच्छा बात बता रहा हूं, फिर भी आपको बुरा लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने आपके दिमाग में भर दिया है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये बात दिमाग से निकाल देना, पढ़ने से ही सब चीज होता है। अगर सोचो कि मैं पढ़ा नहीं होता तो आज इस स्टेज पे नहीं रहता, आज आपको पढ़ाते नहीं रहता, तो बाकी कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि पढ़ाई से आपको नौकरी ना मिले, संस्कार मिलेंगे ना, बुद्धि मिलेगा ना, एक सभ्य इंसान बन के तो रहेंगे ना, किसी के साथ गलत तो नहीं ना करेंगे, बस, ठीक है ना। इसलिए हमारी बात को मानना, हमारी बात का बुरा मत मानना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया ना कि एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलम्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो एम्पियर सेकंड लिखो या कूलम्ब लिखो, दोनों सेम चीजें हैं। नेक्स्ट अब आता है सीजीएस यूनिट, कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। अब देखिए यहां पर टर्म लिखे गए हैं सीजीएस, ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा है। सीजीएस, सी का मतलब होता है बाबू सेंटीमीटर, जी का मतलब होगा ग्राम, और एस का मतलब होगा सेकंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट है, तो आपको पता होगा लेंथ का यूनिट होता है। ग्राम किसका यूनिट होता है, मास का यूनिट होता है, यूनिट होता है, ऐसा यूनिट नहीं होता है। और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है। तो एक यूनिट का एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, सेकंड में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड सीजीएस। उसी को सीजीएस कहा जाता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो कम से कम किसी भी क्वांटिटी के 2 यूनिट आपको लिखने पड़ेंगे, एक ऐसा यूनिट जो मैंने आपको बताया और एक सीजीएस यूनिट लिखना होगा हमेशा,
और डायमेंशनल फॉर्मूला तो पीछे पीछे चलेगा ही वो। तो सीजीएस आपने लिख दिया, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। अब आप देखिए, मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि जो चार्ज होते हैं वो अपने दो प्रॉपर्टी के लिए बड़ा फेमस होता है। एक, चार्ज रेस्ट में हो सकता है और चार्ज मोशन में हो सकता है। तो चार्ज जब रेस्ट में हुआ तब बना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और चार्ज जब मोशन में हुआ तब बना करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लेक्चर 1 का टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़े थे। फिजिक्स के जिस ब्रांच में चार्ज के रेस्ट के बारे में पढ़ा गया उसको बोला गया बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और फिजिक्स के जिस ब्रांच में चार्ज जब मोशन में था उसके प्रॉपर्टी को जब पढ़ा गया तो उसको कहा गया इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसे कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ये ब्रांच है किसका? फिजिक्स का, जो डील करता है चार्ज के मोशन के बारे में। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी एक ब्रांच है फिजिक्स का, जो कि डील करता है जब चार्ज रेस्ट में हो तब वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी दिखा सकता है, उस चीज को डील करता है। अब एक चीज और बेहतरीन चीज याद रखिएगा कि बाबू जब चार्ज रेस्ट में रहे तो उस समय सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या उसका इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और चार्ज जब मोशन में रहे, ठीक है ना, तो उस समय वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और इस दोनों को कॉमन रूप से कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसे कहा जाता है। ये बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, याद रखिएगा। चार्ज जब रेस्ट में रहे तो उस समय क्या प्रोड्यूस करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चार्ज जब मोशन में रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जाम में देख लेना, अगर ये ऑप्शन नहीं दिखे मोशन वाले में तब इसको ढूंढना, अगर मोशन वाले में ये ऑप्शन दिख जाए तो इस पे टिक लगाना, क्योंकि इस दोनों को कॉमन रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। खैर ये तो अलग बातें हो गई, हमें कुछ और पढ़नी थी। हमें क्या पढ़ना था बाबू? हमें पढ़ना था सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, पढ़ना था ना। तो चार्ज जब रेस्ट में रहे तो उस समय उसका सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू। अब ईएसयू क्या है? तो ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में रहे उस समय जो उसका यूनिट होगा उसको ईएसयू कहा जाता है। ईएसयू का दूसरा नाम लिखा जाता है फ्रैंकलिन। क्यों? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, तो उस समय का जब साइंटिस्ट था ना तो अपना अपना नाम दे देता था ताकि बहुत दिनों तक उसे याद किया जा सके। अब सोचो कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। अब आपसे पूछे कि बताओ किसने दिया, क्या बताओगे? अगर इसके बगल में मेरा नाम लिखा हुआ रहता तो सारे लोग मेरा नाम पढ़ते रहते, मतलब मेरा नाम के बदले में किसी का नाम अगर लिखा रहता तो कहते ना हम लोग। खैर मेरा नाम नहीं है, स्पीड को भी हटा देते हैं, जरूरत नहीं है उसका, हो गया। तो फ्रैंकलिन, और इसको बाबू एक और नाम दिया जाता है स्टैट कुलम्ब भी कहा जाता है, ठीक है ना। तीन नाम, ईएसयू, दूसरा फ्रैंकलिन और तीसरा स्टैट कुलम्ब कहा जाता है। जब चार्ज मोशन में रहे बाबू उस समय उसे कहा जाता है ईएमयू। अब ईएमयू क्या है? तो ईएमयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फिर इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी आता है जब मोशन में रहे, यानी कि चार्ज जब मोशन में रहे उस समय जो यूनिट होगा उसको ईएमयू कहा गया, और इस ईएमयू का दूसरा नाम होता है एब कुलम्ब। ईएमयू का दूसरा नाम होगा एब कुलम्ब। अब देखो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या था? कुलम्ब था ना। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कुलम्ब होगा। ये फर्स्ट लेटर याद रखना हमेशा, इसमें फुल नेम लिखोगे तो स्मॉल में होने चाहिए।
चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम्ब। अब हमें देखने हैं कूलम्ब और इस तीनों के बीच का रिलेशन, और फिर कूलम्ब और इस दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में एमसीक्यू में, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, हमें पेज की जरूरत है। हमें देखने हैं रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, किसका? चार्ज का, ठीक है ना। तो चलिए, पहला फॉर रेस्ट, यानी कि चार्ज जब रेस्ट में रहे तब, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वो तो फिक्स होता है, कूलम्ब। और सीजीएस यूनिट 3 होते हैं, कौन कौन? यहां आइए, ईएसयू लिखो, फ्रैंकलिन लिखो या स्टैट कूलम्ब लिखो, तीनों लिख सकते हैं। यानी कि आप ईएसयू लिख सकते हैं, दूसरा फ्रैंकलिन लिख सकते हैं, और तीसरा स्टैट कूलम्ब भी लिख सकते हैं। अब इस दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं क्या होगा। सो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, और इसके बदले में 1 कूलम्ब 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब भी लिख सकते हैं आप। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, पूछ दिया था कि 1 स्टैट कूलम्ब कितना के बराबर होता है। इसको उठाते हैं तो 1 कूलम्ब 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब, इसको नीचे भेजो, 1 कूलम्ब बाई 3 × 10⁹। इधर क्या बच गया? स्टैट कूलम्ब बच गया ना, 1 लगा दो, ठीक है ना। अब 1 बाई 3 और 10⁹ को ऊपर ले जाओ, 1 स्टैट कूलम्ब हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 10⁻⁻9 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम्ब। ध्यान में रखना इस चीज को, ये बोर्ड में पूछेगा क्वेश्चन है, बाकी कुछ पूछे या ना पूछे ये पूछता है। अब हमें दूसरा, पहला तो निकल गया रेस्ट के लिए, अब दूसरा देख ले हैं मोशन के लिए देखते हैं। सेकंड नंबर किसके लिए? फॉर मोशन, ठीक है ना। इसे हम इधर वाला साइड मिटा दे रहे हैं। नोट्स बनाते चलें, एक भी टॉपिक हम छूटने नहीं देंगे, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। 2 नंबर में कब? फॉर मोशन। तो मोशन के लिए क्या था? एब कूलम्ब था। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU, या फिर ऐसे लिख दो 1/10 एब कूलम्ब लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। क्रॉस गुना करो तो 10 कूलम्ब बराबर 1 एब कूलम्ब लिखिए, या 10 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 EMU लिखिए, दोनों सही है। तो ये हो गया किसके लिए? मोशन के लिए हो गया। समझ में आ गया? कोई अगर कैलकुलेशन मिस हो तो प्लीज हमें बताएंगे आप, उम्मीद है उसको सुधारने की हम कोशिश करेंगे। अब देखते हैं जो हमारा बोर्ड पर दिख रहा होगा डायमेंशनल फार्मूला, उसके लिए देखने जगह है कि नहीं है, मिटाते हैं, ठीक है ना। उसी को डायमेंशनल फार्मूला थोड़ा सा मिटा देंगे, काम चल जाएगा। यहां पर आते हैं, नोट करते चलिएगा। आप एनसीईआरटी से बाबू टॉपिक मिला भी सकते हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक जरूर मिल जाएंगे। सो अब देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए पूरे हटाने पड़ेंगे, हटाते हैं पूरा हम। ये पूरे हमने हटा दिए क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला की जरूरत है, थोड़ा पेज का जरूरत है। सो देखिए बाबू, और डायमेंशनल फार्मूला के लिए 11th में वापस चलते हैं, लेकिन पूरा नहीं बताएंगे, हमें जितनी जरूरत है उतना बताएंगे आपको। 4 बातें याद रखिएगा। जब किसी के साथ केजी जुड़ा हुआ रहे, ग्राम जुड़ा हुआ रहे, यानी कि जी जुड़ा रहे ग्राम, तो समझिए वो किसका यूनिट होता है? मास का यूनिट होता है। और उसका डायमेंशन, मास का पहला लेटर एम, कैपिटल एम में लिखिएगा। उसी तरह अगर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसा कुछ दिखे तो वह लेंथ का यूनिट होता है बाबू, और लेंथ के बदले में कैपिटल एल लिखिएगा डायमेंशन के रूप में। मास, लेंथ, उसके बाद आता है अगर कहीं सेकंड दिख जाए
तो वह किसका यूनिट होता है? टाइम का, और इसको लिखिएगा टी। और सबसे लास्ट, अगर करंट आई दिख जाए या एम्पियर दिख जाए तो वह किसका यूनिट होता है? करंट का यूनिट होता है, और उसको डायमेंशन के रूप में ए लिखेंगे। यही यूनिट होता है, ये तो डिनोट किया जाता है। तो देखते हैं चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर होता है क्यू बाई टी, क्रॉस गुना मारो, तो क्यू बराबर आई इंटू टी, क्यू फॉर चार्ज। अब आई का यूनिट लिखो, आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। आ गया एम्पियर सेकेंड, यही ना बराबर होता था किसके? कूलम्ब के। इसकी जरूरत नहीं है, यहां आइए। एम्पियर, एम्पियर के सामने डायमेंशन क्या लिखने हैं? ए लिखना है। सेकेंड के सामने डायमेंशन क्या है? टी है। ए और टी लिख देंगे, पावर 1 1 कर देंगे, कुछ नहीं है तो 1 है ना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं m0 l0 a1 t1, कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, ठीक है ना। m0 l0, a के बदले में i लिखा हुआ मिलेगा, किसी किसी बुक में यह भी मिलता है। यहाँ at है ना, तो यहां पर लिखा मिलेगा i1 t1। ये नए नए मतलब शुरू हुए हैं, स्टार्ट हुआ है इसको लिखना, तो ये देख लीजिए आप लोग, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप पढ़ने वाले हैं। तो बाबू, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ड्यूफे, फ्रांस के रहने वाले थे। इनका कहना था कि दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर निगेटिव क्रिएट होता है। दो ही चीजें हैं इनके समय तक। अब कैसे? याद है कि हमने क्या किया था कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा था। ग्लास याद है कि लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे कि ग्लास रॉड ले लीजिए, ग्लास रॉड ले लीजिए और सिल्क क्लॉथ से उसको रब कर दीजिए, ग्लास रॉड और सिल्क। तो ग्लास से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क पे जाएगा। सिल्क ले लो या रेसिन का कपड़ा ले लो, रेसिनस चीज है। सिल्क क्या एक प्रकार का रेसिनस चीज है। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव बनता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कौन सा चार्ज? निगेटिव बनता है। ग्लास का लैटिन नेम होता है विट्रम। और ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा था? पॉजिटिव, और इसी विट्रम से वर्ड बन गया विट्रस चार्ज। सिल्क एक प्रकार का रेसिन होता है, और इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है? निगेटिव। तो इस कपड़े को रेसिनस नाम दे दिया गया। इस चार्ज को, इस कपड़े पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको रेसिनस चार्ज बोला गया। लेकिन बाद में इसको गलत किया गया, ठीक है ना, क्योंकि चार्ल्स ड्यूफे जब पढ़ रहे थे उस समय, जब खोज कर रहे थे उस समय, सिर्फ इसी दोनों पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। उनको सोचना चाहिए था बाकी चीजें भी हो सकती थी इस पूरे ब्रह्मांड में। दो चीजों का खोज किया, एक पर पॉजिटिव मिला, विट्रस चार्ज रख दिया, दूसरे पर निगेटिव मिला, रेसिनस चार्ज मिला। उनको लगा कि मेरा मेहनत सफल रहा, दुनिया में सब बस यही दूगो है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया, किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम याद है ना? वही पतंग उड़ाते थे। ये खिचड़ी के दिन पतंग नहीं उड़ाते थे, मकर संक्रांति के दिन वो पतंग उड़ाए थे लाइटनिंग और थंडर के समय में। और उसी समय से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कि वो भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो रेस्ट में होता है, वह कंटिन्यूअस फ्लो नहीं कर पाता है वो। तो खैर, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1750 में इन्होंने विट्रस चार्ज का नाम बदल के पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और रेसिनस चार्ज का नाम बदल करके निगेटिव चार्ज रख दिया। क्योंकि इन्होंने देखा कि दुनिया में विट्रम और रेसिन के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि एबोनाइट है, क्या बोलते हैं कि वुड है, पेपर है, ह्यूमन स्किन है, ह्यूमन हेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, वुलन क्लॉथ है जो कि चार्ज क्रिएट करता है। उन्होंने बहुत सारे चीजों पर खोज किया और लास्ट में बोला कि नहीं, दो ही चीज नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारा मैटर है, बहुत सारा सब्सटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नाम बदल दिया, पॉजिटिव को प्लस VE
और निगेटिव को -VE लिखा जा सकता है। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट 1750 में विट्रस का नाम बदल के पॉजिटिव चार्ज और रेसिनस का नाम बदल के निगेटिव चार्ज रख दिया। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ओवरऑल समरी कर ले, पूरा कर लेना जितना हम लोग पढ़े थे। सो हर क्लास की तरह लास्ट में एक बार समरी कर लिया जाए, ठीक है। देखिए, पहला कि व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट, व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट इट प्रोड्यूस्ड ओनली, याद होगा ना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़े भी थे कि चार्ज जब रेस्ट में हो तो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करता है, देखिए यहां पर रेस्ट में हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि मोशन में रहे तो दोनों प्रोड्यूस करता है। सो अच्छा, जब चार्ज मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट में या एक साथ, शॉर्ट में तो नहीं कहेंगे, एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव और जिस पर गया निगेटिव, प्रोटॉन नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है कभी भी। ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ बॉडी में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, चार्जिंग के समय मास इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे, थोड़ा समझिए। जैसे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, कब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 to the power -31 kg। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना तो इतना मास निकल के जाएगा ना दूसरे पर। तो जब पॉजिटिव चार्ज हो रहा हो तो वहां पर मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। वहीं निगेटिव का मतलब हो जाएगा बाबू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन करने का मतलब एगो इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो इतना केजी का मास लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था 2 इंटू इतना, तो गेन करने का मतलब मास उसका क्या होगा बाबू, गेन करने का मतलब मास इंक्रीज होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना पॉजिटिव होगा उतना उसका मास डिक्रीज होगा, और जितना निगेटिव होगा उसका उतना मास इंक्रीज होगा। इसलिए लिखा गया है कि इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, चार्जिंग के समय में। नेक्स्ट, उसके बाद है कि इलेक्ट्रिसिटी नेम वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन के द्वारा 1646 में इलेक्ट्रिसिटी का नामकरण किया गया था। हाँ, नामकरण किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद ड्यूरिंग रबिंग या चार्जिंग प्रोटॉन्स डजंट ट्रांसफर, मैंने बताया ना कि सिर्फ कौन ट्रांसफर होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। विट्रस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विट्रम मींस ग्लास, मैंने बताया था। उसके बाद एम्बर जो होता है एक प्रकार का रेसिन होता है जो बाल्टिक ओशियन के किनारे पाया जाता है। हल्का येलोइश कलर का चिपचिपा जैसा ये मैटर होता है, सब्सटेंस होता है जो रेसिन जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। तो बाबू अब नहीं है, अभी और है। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मास को कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज, ये प्लस कर दो, ये प्लस मत करना, ये प्लस करना है, और न्यूट्रॉन का 0 बेचारा होता है। मास में देखें तो इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 to the power -31 kg। प्रोटॉन का देखें 1.672 इंटू 10 to the power -27 kg, और न्यूट्रॉन का देखें 1.674 इंटू 10 to the power -27 kg। ये दोनों लगभग सेम ही होता है। अगर ग्राम में चेंज करना हो तब पावर 3 माइनस कर दीजिएगा। जैसे इसको ग्राम में बदलना हो तो 9.1 10 to the power -28 ग्राम, इसका -24 ग्राम, इसका भी -24 ग्राम हो गया। तो बच्चों आज का Day 2 लेक्चर
कंप्लीट हुआ, फिर डे 3 लेक्चर के साथ जल्दी आने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों रहने देते हैं, थोड़ी सी मेरी मेहनत को देख लेना और मेरे मेहनत को अपनी सफलता के साथ जरूर जोड़ना कभी, ठीक है ना। मेरा मेहनत और खुद का मेहनत दोनों मिल करके आप जरूर सफल होंगे, हम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सफल होना जरूरी है। कम से कम खुद के लिए ना पढ़ो तब पेरेंट के लिए और मेरे लिए, मेरे मेहनत के लिए जरूर पढ़ लेना। बात मानना, बात का बुरा मत मानना, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।